तो आज हम करेंगे वास्तविक संख्याएं अध्याय 1। इसका आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पूर्ण संख्याएं किन्हें बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उन्हें इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर्स। ठीक है, तो क्या होती हैं देखिए, पूर्ण संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अनंत का मतलब जिसका अंत ही नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसी चलती रहेगी अनंत है। ये जो इन्फिनिटी है इसका मतलब ही होता है अनंत। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये हमेशा चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। अनंत का मतलब ही होता है कि जिसका अंत ना हो। तो ये जो संख्या है ये हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, तो अब हम आगे समझते हैं। तो अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं किन्हें बोलते हैं। देखिए, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, और क्या होती हैं देखिए, प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब ही होता है अनंत, यानी कि ये जो गिनती है ये कभी भी रुकेगी नहीं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्याएं किन्हें बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। तो अब हम समझते हैं कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए, पूर्णांक को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे हम पूर्णांक को 3 भागों में बांट सकते हैं। धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर, ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इन तीनों को मैं आपको बता देता हूँ ये 3 क्या होते हैं। देखिए, आपको समझना होगा नंबर लाइन। ठीक है, देखिए ये जो जीरो के इधर वाली संख्या है, जीरो से ये जो यहाँ 1 से जीरो के इधर वाली जो संख्या है, 1 से प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं धन पूर्णांक। ये जो जीरो के इधर वाली संख्या है जो प्लस में है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8, ये सभी होती हैं धन पूर्णांक। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लस का साइन नहीं बनाया है, फिर भी मैं बना देता हूँ। यहाँ पे प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5, तो ये सभी होती हैं धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और जो जीरो के इधर वाली संख्याएं हैं जो माइनस में जा रही, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7, ये सभी क्या होती हैं? जो माइनस में जाती हैं इनको बोला जाता है ऋण पूर्णांक। क्या बोला जाता है? ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक मतलब कि ऋण पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब देखिए जो जीरो है इसको बोला जाता है शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक मतलब जीरो इंटीजर। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। देखिए, जो जीरो के इधर वाले संख्याएं होती हैं जो प्लस में जा रही होती हैं, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 प्लस का 7 प्लस का 8 प्लस का 9, ये सभी होती हैं धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और जो संख्याएं जीरो के इस तरफ जा रही, माइनस में जा रही, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8, ये सभी होती हैं ऋण पूर्णांक यानी कि नेगेटिव इंटीजर।
और ये जो जीरो है इसको क्या बोलते हैं? शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक मतलब ज़ीरो इंटीजर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं किन्हें बोलते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। तो देखिए, वास्तविक संख्याओं को हम यहाँ दो भाग में बांट देते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि परिमेय संख्याएं किन्हें बोलते हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं जो होती हैं उन्हें इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है जहां q बराबर नहीं होता 0। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां पर q के बराबर नहीं हो सकता 0। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 1/2, जैसे कि 1/2, 1/2 क्या है? परिमेय संख्या। कैसे? देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। 1/2 इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए जो संख्या है ये क्या है? परिमेय संख्या। जैसे कि 3/4, 3/4 इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए ये संख्या क्या है? परिमेय संख्या। जैसे कि 3 के बटे में अगर हम 1 लिख दें तो इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो संख्या है ये क्या है? परिमेय संख्या। ये क्या है? परिमेय संख्या। इसी तरीके से 5, देखिए 5 के बटे में अगर हम 1 लिख दें तो इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है। जैसे कि 7 के बटे में अगर हम 1 लिख दें तो इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ तक कि 0 जो होता है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 0 के बटे में 1 लिख दूँ तो इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि q के स्थान पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि q के स्थान पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये जो q है इसके स्थान पे यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 हो जाएगा लेकिन नीचे 0 नहीं होगा। ठीक है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक कि ये जो √25 होता है ये भी एक परिमेय संख्या है। √25, देखिए √25 को हम लिख कैसे सकते हैं? √5 गुणा √5। ठीक है, √25 को हम लिख सकते हैं √5 गुणा √5। तो यहाँ से जो है 5 बाहर आ जाएगा और 5 के बटे में हम 1 कर देंगे तो इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए ये जो संख्या है ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो √25 भी एक परिमेय संख्या है और ये वाली जो ये संख्या 3.5678 ये भी परिमेय संख्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ 3.5678। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को हटाएं तो देखिए इसके बटे में इस पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं, यानी कितने अंक हैं? 1 2 3 4। ये जो पॉइंट हटा तो 1 आ गया और इस पॉइंट के आगे कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 अंक हैं तो 4 0, 1 2 3 4। तो ये भी हो गया हमारा p/q के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना था। इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं उन्हें बोला जाता है परिमेय संख्याएं, यानी कि रैशनल नंबर। तो अब अगला क्वेश्चन अब हम समझते हैं कि अपरिमेय संख्याएं किन्हें बोलते हैं। तो अब हम समझते हैं कि अपरिमेय संख्याएं किन्हें बोलते हैं। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं इन्हें बोला जाता है इंग्लिश में इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो अब हम समझते हैं क्या होता है अपरिमेय संख्याएं किन्हें बोलते हैं। देखिए,
अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, जैसे कि √3 जो होता है इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए √3 जो होता है, √3 को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे तोड़ सकते हैं, √3 गुणा √1 ही तो होगा, है ना। और यहाँ पे सेम संख्या नहीं आ रही है, इसीलिए हम यहाँ पे बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे √25 था, या तो यहाँ से √5 गुणा √5 हो जा रहा था, और यहाँ से 5 बाहर निकाल ले रहे थे, और 5 बाहर निकाल ले रहे थे, और 5 के बटे में 1 लिख दे रहे थे, तो ये p/q के रूप में हो जा रहा था, तो ये एक परिमेय संख्या हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम ये सेम संख्या नहीं है। यहाँ पे सेम संख्या थी तो बाहर निकाल लिया, अब यहाँ सेम संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पे बाहर ही नहीं निकाल सकते, और जब बाहर निकाल ही नहीं सकते तो हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसीलिए हम कहेंगे कि ये √3 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी तरीके से √2 भी है। देखिए √2 जो होता है इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे टूटेगा √2 गुणा √1, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे सेम संख्या नहीं है, इसीलिए हम बाहर नहीं निकाल सकते, और जब बाहर निकाल ही नहीं सकते तो p/q के रूप में भी नहीं लिख सकते। जब p/q के रूप में लिख ही नहीं सकते तो ये होगा हमारा अपरिमेय संख्या, यानी कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ तक कि ये जो पाई होता है ये भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। कैसे, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए आपने तो देखा होगा कि पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, लेकिन ये एक अनुमानित मान है। पाई का जो वास्तव में मान होता है वो होता है 3.1415, ऐसे करके चलता रहता है, अनंत है। तो देखिए ये जो पाई है इसका मान ये है, तो इसके बटे में हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 लिख देंगे, लेकिन इस पॉइंट के आगे कितने अंक हैं कि हम यहाँ पे 0 लगा दें, ये तो हमें नहीं पता। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हटा तो 1 लिख दिया, लेकिन इस पॉइंट के आगे कितने डिजिट हैं ये तो हमें नहीं पता, जिसके कारण हम यहाँ कितने 0 लगाएं ये भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और अगर हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि ये जो संख्या है ये क्या है, अपरिमेय संख्या, तो पाई भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। और इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2345639 ऐसे करके चलती जा रही है। तो इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं ये भी क्या होती हैं, अपरिमेय। कैसे, देखिए पॉइंट हटा, इसके आगे कितने डिजिट हैं हमें नहीं पता, पॉइंट हटा तो 1 लिख दिया, पॉइंट हटा तो पॉइंट का 1 हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया, लेकिन इस पॉइंट के आगे कितने डिजिट है ये हमें नहीं पता, जिसके कारण हम यहाँ कितने 0 लगाएं ये भी हमें नहीं पता चलेगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और p/q के रूप में नहीं लिख सकते तो क्या होगा, ये जो संख्या है ये क्या होगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरीके की जो भी संख्याएं होती हैं इन्हें बोला जाता है अपरिमेय संख्या, यानी कि इर्रेशनल नंबर। तो अब आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं सम संख्याएं किन्हें बोलते हैं। देखिए सम संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर, ठीक है। देखिए ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। देखिए 2 जो है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, इसीलिए 2 क्या है, सम संख्या। 4 भी 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, 2 दूनी 4, ठीक है। इसीलिए 4 क्या है, सम संख्या। इसी तरीके से 6 भी क्या है, सम संख्या। 8 भी सम संख्या, 10 भी सम संख्या, ये सभी क्या है, सम संख्या। इस प्रकार की जो भी संख्याएं होती हैं वो कहलाती हैं सम संख्याएं।
यानी कि वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन संख्याओं को बोला जाता है सम संख्या। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं विषम संख्याएं किन्हें बोलते हैं। देखिए विषम संख्याएं जो होती हैं इनको इंग्लिश में बोला जाता है ऑड नंबर। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, उन्हें बोला जाता है विषम संख्याएं। जैसे कि 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी क्या हैं, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो इस तरीके की जो भी संख्याएं होती है इन्हें बोला जाता है विषम संख्याएं, यानी कि ऑड नंबर। आगे देखते हैं। तो अब अगला देखते हैं। देखिए अब हम समझते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं किन्हें बोलते हैं। देखिए सह अभाज्य संख्याएं जो होती हैं इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है को प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याओं को कहा जाता है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है। सह अभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याओं को कहा जाता है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, यानी कि कॉमन फैक्टर 1 होता है। जैसे कि 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 है, ये क्या है, सहअभाज्य संख्या। ठीक है, कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 का गुणनखंड निकालूं तो 3 का गुणनखंड क्या होता है, 3 और 3 में गुणा कर देंगे 1। ठीक है, और 5 का गुणनखंड 5 ही होता है और 5 में गुणा कर देंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 के गुणनखंड और 5 के गुणनखंड में कॉमन क्या है, यानी कि उभयनिष्ठ क्या है, 1 है। तो सहअभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याओं को कहा जाता है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, यानी कॉमन फैक्टर 1 होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं। तो अब हम समझते हैं कि भाज्य संख्याएं किन्हें बोलते हैं। देखिए भाज्य संख्याएं जो होती हैं इनको इंग्लिश में बोला जाता है कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, तो देखिए क्या होती हैं भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं। जैसे कि 4, देखिए 4 जो होता है, 4 के गुणनखंड कितने होते हैं, एक तो 1 होता है, ठीक है, 2 होता है और 4 खुद होता है। तो 4 के गुणनखंड कितने हैं, 1, 2, 3। 4 के गुणनखंड जो हैं वो 2 से अधिक हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो 4 संख्या है ये क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, इसी तरीके से 6 के गुणनखंड कितने होते हैं, 2 होता है, ठीक है, और 3 होता है, और क्या होता है, और 6 खुद होता है, और 1 भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 के गुणनखंड कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 2 से अधिक हैं। 6 के जो गुणनखंड हैं वो 2 से अधिक हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो 6 संख्या है ये क्या है, भाज्य संख्या। इसी तरीके से 8 के गुणनखंड क्या होते हैं, एक तो 1 होता है, ठीक है, 2 होता है, 4 होता है और 8 खुद होता है। तो 8 के गुणनखंड कितने हैं, 1, 2, 3, 4। 8 के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि 8 जो संख्या है ये क्या है, भाज्य संख्या। इसी तरीके से 10 के गुणनखंड कितने होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, ठीक है, और क्या होता है, 5 होता है और 10 खुद होता है। तो देखिए 10 के गुणनखंड कितने हैं, 1, 2, 3, 4। 10 के 4 गुणनखंड है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो 10 संख्या है ये क्या है, 10 के गुणनखंड जो है वो 4 है, यानी कि 2 से अधिक है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो 10 संख्या है ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं किन्हें बोलते हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं जो होती हैं इनको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो देखिए अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका केवल
दो गुणनखंड होता है, ठीक है। केवल केवल दो ही गुणनखंड होता है, दो से ज़्यादा नहीं होता, दो ही होता है, ठीक है। जैसे कि तीन, तीन जो है, तीन का गुणनखंड क्या होता है, एक तो एक होता है और तीन खुद होता है। तीन का केवल दो ही गुणनखंड है, इसीलिए हम कहेंगे कि जो तीन संख्या है ये क्या है, अभाज्य संख्या। इसी तरीके से पाँच, पाँच का गुणनखंड क्या होता है, एक होता है और पाँच खुद होता है। तो पाँच का गुणनखंड कितना है, एक है, दो। पाँच के दो ही गुणनखंड है, इसीलिए हम कहेंगे कि जो पाँच है ये क्या है, अभाज्य संख्या। इसी तरीके से सात, सात का गुणनखंड क्या होता है, सात के गुणनखंड एक होता है और सात खुद होता है। तो सात का गुणनखंड एक, दो, केवल दो ही है, इसीलिए हम कहेंगे कि जो सात है ये क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। इसी तरीके से ग्यारह, ग्यारह का गुणनखंड क्या होता है, एक होता है और ग्यारह खुद होता है। तो ग्यारह का गुणनखंड कितना है, एक है, एक, दो। ग्यारह के गुणनखंड केवल और केवल दो ही हैं, इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो ग्यारह संख्या ये क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना था और आपका इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने यहाँ पे आपको सारे नंबर्स बता दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।